जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हैदर सर स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल TH Academy 1.0 पर। दोस्तों, ये 12th फिजिक्स का वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले मैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आया था। किरचॉफ्स लॉ जिस टॉपिक का नाम है, वो टॉपिक इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। पहले जाएं उस वीडियो को देखें, तब इस वीडियो पे आए, तब इस संपूर्ण टॉपिक को आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं व्हीटस्टोन ब्रिज, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। यह टॉपिक आपको 5 नंबर दिलाता है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, इसकी रचना कैसे होती है और इसकी संतुलन की शर्तें क्या है, और इसके संतुलन की अवस्था का व्यंजक भी हम लोग प्राप्त करेंगे। आइए इस वीडियो को देखते हैं। तो जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज का स्वच्छ चित्र देख रहे होंगे। मैं चतुर्भुज ABCD में 4 प्रतिरोधों को क्रमशः संयोजित किया है। PQRS 4 प्रतिरोधों को संयोजित किया है। आप इस चतुर्भुज को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस चतुर्भुज के दो सम्मुख बिंदुओं A और C के बीच एक विद्युत वाहक बल को जोड़ा गया है, यानी एक सेल को जोड़ा गया है, तथा शेष दो सम्मुख बिंदुओं B और D के बीच देखिएगा तो एक गैल्वानोमीटर को स्थापित किया गया है। इसी व्यवस्था को कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। इस चित्र को आप 2 बार 3 बार 5 बार बना के प्रयास कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब आप इस चित्र को बनाना सीख जाएंगे, इसका नामांकन करना सीख जाएंगे कि PQRS ये प्रतिरोध, ये कौन सी धारा किधर प्रवाहित हो रही है, तो आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और उसकी रचना कैसी होती है। ये आपको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये आपको ऑटोमेटिक ये सारा व्याख्या याद हो जाएगा। आइए एक बार पढ़ भी देते हैं कि मैं इसका परिभाषा किस प्रकार से लिखा हूं और इसकी रचना क्या है। तो जैसे कि मैंने लिखा है, यदि 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं के रूप में जोड़ दिया जाए तथा किन्हीं 2 सम्मुख बिंदुओं के बीच, इस चतुर्भुज के किन्हीं 2 सम्मुख बिंदुओं के बीच EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल यानी सेल को तथा शेष 2 बिंदुओं के बीच गैल्वानोमीटर को जोड़ दिया जाए तो ऐसी व्यवस्था व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाती है। ये जो मैं फिगर बनाया हूं, इसी को डेफिनेशन में लिखा जाता है। आप फिगर बनाने का प्रयास कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। आइए इसके रचना पे थोड़ा सा गौर करते हैं। जैसे बगल के चित्र में एक व्हीटस्टोन ब्रिज परिपथ को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें PQR तथा S 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज ABCD के भुजाओं के रूप में जोड़ा गया है। यदि ब्रिज के चारों प्रतिरोधों का मान इस प्रकार हो कि गैल्वानोमीटर में कोई विक्षेप न हो। यहां से आप इसका शर्त लिख दिए हैं, शर्त को अलग नहीं लिखे, इसी में लिख दिए हैं। यदि ब्रिज के चारों प्रतिरोधों का मान, यहां से शर्त है, यदि ब्रिज के चारों प्रतिरोधों का मान इस प्रकार हो कि गैल्वानोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो, अर्थात गैल्वानोमीटर से कोई धारा प्रवाहित न हो, तो इस अवस्था को ब्रिज को संतुलित अवस्था कहा जाता है, या संतुलित अवस्था में होना समझा जाता है। संतुलित अवस्था का मतलब क्या होगा, इसको समझते हैं। यहां से आप पाइएगा कि धारा ये जो जा रहा है, आई धारा, यहां जाके 2 भागों में बट जा रहा है। एक धारा को जाने का ये रास्ता है, जिसमें आपको 2 प्रतिरोध मिलेंगे P और Q, और एक धारा को जाने का ये रास्ता है जहां पे आपको R और S 2 प्रतिरोध मिलेंगे।
तो संतुलित अवस्था में कब कहा जा सकता है, जब ये धारा जो है दो बराबर हिस्सों में बंटकर, थोड़ा सा भी अंतर ना हो ये दोनों रास्तों में, जितना धारा इधर से जा रही है उतना ही धारा अगर इधर से जाए तो इस अवस्था को संतुलित अवस्था कहा जाता है। और बीच में गैल्वानोमीटर इसलिए लगा दिया जाता है कि यदि इधर से धारा ज्यादा जाएगा तो इधर सुई इसका विक्षेपित होने लगेगा, गैल्वानोमीटर का इधर ज्यादा विक्षेप होगा, और यदि इधर से धारा ज्यादा जाएगा तो सुई का विक्षेप जो होगा नीचे की तरफ यानी इस पथ के तरफ हो जाएगा। और यदि सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो रही हो, इसका मतलब कि इधर धारा आ ही नहीं रहा है, दो बराबर भागों में धारा बढ़ जा रहा है, आधा धारा इधर से जा रहा है, आधा धारा इधर से जा रहा है, इधर आ ही नहीं रहा है। इधर कब आएगा धारा, जब इधर कम होगा और इधर ज्यादा होगा, तब जाके इस रास्ते से होकर धारा आएगा। क्योंकि जिस प्रकार पानी का बहाव होता है ज्यादा पानी से कम पानी की ओर, उसी प्रकार धारा भी उच्च से निम्न की ओर होता है। तो यदि इधर निम्न धारा होता तब इस उच्च धारा से इसमें आता, लेकिन बराबर धारा होने की वजह से इस गैल्वानोमीटर में धारा नहीं आता है और इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। तो जब कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा यानी कि धारा इसमें नहीं प्रवाहित हो रहा है, इसका साफ मतलब है कि धारा संतुलित अवस्था में प्रवाहित हो रहा है। और इसी स्थिति को हम लोग व्यंजक इसका अभी प्राप्त करने वाले हैं। जब धारा समान रूप से प्रवाहित होते हुए जाएगा, इसका मतलब कि इधर के प्रतिरोधों का अनुपात इधर के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। यदि ऐसे प्रतिरोधों का अनुपात इस परिपथ के प्रतिरोधों का अनुपात इस परिपथ के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाता है तो इस अवस्था को संतुलित अवस्था समझा जाता है। तो आइए हम अगले स्लाइड में इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। भाई हमार एक बार हम कहे के चाहते नहीं कैलकुलेशन से पहले कि यदि तू वीडियो नहीं देख ले किरचॉफ्स लॉ वाला, तब पहले फटाक से जा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ, पहले देख के आओ, तब ये कैलकुलेशन में तारा मजा आई। तो यहाँ पे बिंदु बी पे पहले हम किरचॉफ्स के प्रथम नियम से चलते हैं। तो लिखें किरचॉफ्स के प्रथम नियम से बिंदु बी पर हम किरचॉफ्स का पहला नियम लागू करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी बिंदु पर आने वाली धारा को पॉजिटिव और वहां से जाने वाली धारा को निगेटिव माना जाता है और उसका बीजीय योग शून्य होता है। किरचॉफ्स का पहला नियम कि किसी बिंदु पर आने वाली धारा पॉजिटिव और जाने वाली यहां से धारा, देखिए दो धारा जा रही है, निगेटिव माना जाता है और इसका बीजीय योग शून्य होता है। तो यहां पे देखेंगे कि धारा एक बिंदु बी पर आ रही है I1 और यहां से जा रही है I2 और IG मतलब गैल्वानोमीटर में जाने वाली धारा। तो दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे, I2 भी माइनस में और IG भी माइनस में, और इनका बीजीय योग शून्य होगा। अब देखिए संतुलित अवस्था में हम इसको मानेंगे, माना कि ब्रिज संतुलित है। तो संतुलित अवस्था का तब IG बराबर क्या हो जाएगा, 0। संतुलित अवस्था में मानेंगे तो IG बराबर 0। तो I1 माइनस I2 ये हो गया आपका 0। तो हो गया I1 माइनस I2 बराबर 0, यानी I1 बराबर I2 हो जाएगा। पुनः इसी प्रकार
इसी प्रकार बिंदु डी पर, बिंदु डी पर पहला नियम लगाएंगे। तो डी पर देखेंगे कि ये और यहां I3 आ रहा है और IG आ रहा है, यहां से I4 जा रहा है। तो यहाँ I3 प्लस IG माइनस I4 और इसका दीजिए योग 0। तो फिर पुनः चूंकि IG बराबर क्या हो जाएगा 0, संतुलित अवस्था मान चुके हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा I3 माइनस I4, ये पार्ट हो गया आपका 0, I4 बराबर 0, यानी I3 बराबर I4। यहां पे इसको समीकरण 1 कर लीजिए और इसको समीकरण 2 कर लेंगे और समीकरण 1 में 2 से भाग कर लेंगे। समीकरण 1/2 करने पर जब भाग लगाइएगा तो हो जाएगा I1 अपॉन I3 बराबर I2 अपॉन I4 और इसको कर लीजिए समीकरण 3। इधर आप नोट कर लिए होंगे, इधर साफ करें। अब किरचॉफ्स के दूसरे नियम से दूसरा नियम हम लागू करेंगे बंद परिपथ। ध्यान से देखिएगा, ए बी डी ए बंद परिपथ ए बी डी ए में। दूसरा नियम मैं आपको एक बार याद दिला दूं, किरचॉफ्स का दूसरा नियम होता है कि किसी बंद विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके साथ जोड़े गए प्रतिरोधों का गुणनफलों का बीजीय योग उस बंद विद्युत परिपथ में जोड़े गए कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहां पे देखिए धारा है I1 और प्रतिरोध है P। यहां देखिएगा ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है, इसको भी पॉजिटिव लेंगे IG और इसके साथ प्रतिरोध मान लीजिए R, चाहे प्रतिरोध हटा दीजिए, प्रतिरोध मान लीजिए नहीं, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको लेंगे माइनस में I3R और विद्युत वाहक बल कोई भी नहीं जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा 0। चूंकि IG बराबर क्या है 0 पहले ही मान चुके हैं, तो I1 P ये इधर माइनस है उधर को जाएगा तो हो जाएगा I3R, ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, और ये इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो I1 अपॉन I3 बराबर R1 अपॉन P। करण मान लीजिए 4 और आशा करता हूं कि इसको भी नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पुनः अब बंद परिपथ थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूं। बंद परिपथ ध्यान से देखिएगा BCDB में यहां पे ध्यान से देखिएगा इस परिपथ में, तो ये है आपका क्लॉकवाइज और लेकिन IG और I4 जो है एंटी क्लॉक है। तो यहाँ क्लॉकवाइज धारा है I2 और इसके साथ प्रतिरोध है Q और एंटी क्लॉक है IG और एंटी क्लॉक है I4 और S बराबर विद्युत वाहक बल कोई भी नहीं जुड़ा है तो 0। इस बंद विद्युत परिपथ में कोई विद्युत वाहक बल नहीं जुड़ा है, विद्युत वाहक बल नीचे है, ध्यान रखिएगा। तो ये चूंकि IG बराबर क्या हो जाएगा 0
और ये इधर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, तो I2Q बराबर हो जाएगा I4S। अब यहां पे इसको लिख सकते हैं, यहां पे इसको लिख सकते हैं I2, ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में I2 अपॉन I4S अपॉन Q। इसको कर लेंगे हम लोग समीकरण 5। अब समीकरण 3 पर हम ध्यान देंगे कि हमारा समीकरण 3 था I1 अपॉन I3 बराबर I2 अपॉन I4। ये जो समीकरण 3 था इसमें अब हम मान रखेंगे समीकरण 4 और 5 का। अब आइए समीकरण 3 में समीकरण 4 और 5 का मान रखते हैं। तो 4 को और 5 को, ये 5 रहा, समीकरण 4 को भी यहां लिख देते हैं I1 अपॉन I3 R अपॉन P। ये समीकरण 4 था, ये समीकरण 4 था। 4 और 5 का मान अब समीकरण 3 में रखेंगे। अब समीकरण 3 में समीकरण 4 व 5 का मान रखने पर, चलिए मान रखते हैं समीकरण 3 में। तो I1 अपॉन I3 का मान क्या है, R अपॉन P, R अपॉन P। और I2 अपॉन R4 का वैल्यू क्या है, S अपॉन Q। तो यहां पे हो जाएगा, ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, इधर भाग में इधर गुना में, बाई क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुना, बाई क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा R अपॉन S, ये इधर भाग में, और P अपॉन Q। और यही संतुलन की अवस्था का व्यंजक हो गया। यहां तक आपको सॉल्व करने हैं तब 5 नंबर मिलेगा। मेरा बोर्ड, व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है जिसकी वजह से मिटा के कैलकुलेशन करना पड़ा। आप एडजस्ट कर लीजिएगा, आगे पीछे वीडियो करके थोड़ा सा देख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए फिजिक्स के टॉपिक के साथ। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा धारा घनत्व और संवहन वेग पर लाया जाए वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।